जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पंचनामा बंटवारा के बारे में। पंचनामा बंटवारा, जो ये पंचनामा बंटवारा होता है, यह वैलिड है कि नहीं, या फिर कर सकते हैं कि नहीं, या फिर पंचनामा बंटवारा कर लेंगे तो उसका क्या मान्यता है, क्या कोर्ट उसे मानती है या नहीं मानती है, या फिर उसका आगे क्या प्रक्रिया है, उस पर मोटेशन होगा कि नहीं, दाखिल खारिज होगा कि नहीं, सभी को अपने अपने नाम से ज़मीन होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए पैतृक संपत्ति है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जिसका आपस में लोग बंटवारा करते हैं, तो अक्सर सुनने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा कमेंट आया हुआ है। ऐसे भी लोग आते हैं तो बहुत सारा इस तरह का सवाल आता है कि हम 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, तो उसमें से एक तैयार नहीं है बंटवारा करने के लिए, या फिर 2 तैयार नहीं है, हम कैसे करेंगे। या फिर बहुत सारे लोग उसमें से 2-3 लोग, 4 लोग बाहर रहते हैं, उसमें से जो हिस्सेदार हैं, गाँव आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, साल 2 साल में गाँव आते हैं, तो उसको बंटवारा कैसे करेंगे। तो इसके लिए ना कोई तहसील जाने के लिए तैयार है, ना कोर्ट जाने के लिए तैयार है, ना कहीं जाने के लिए तैयार है, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हम आपस में ऐसे ही पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं? उसी का निदान मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पंचनामा बंटवारा जो आप करेंगे, पंच के द्वारा जो होता है, किस तरह करेंगे, किन के द्वारा करेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरह लिखित बंटवारा करेंगे कि वो वैलिड होगा, और कैसे उस पर मोटेशन होगा, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहिए, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, और लाइक आप जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार से नए नए मुद्दों लाता रहूँगा, और जो भी नया वीडियो चाहिए नए टॉपिक पर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए। तो करना क्या है आपको, जैसे दादा परदादा किसी के नाम से ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, पिताजी के नाम से ज़मीन है, पिताजी नहीं है, आपस में आप सभी भाइयों में बंटवारा कर रहे हैं, तो करना क्या है कि पंच के द्वारा जो बंटवारा होता है, जैसे कि आप करेंगे क्या कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, या फिर उसमें बहन भी है, अगर बहन भी लेना चाह रही है हिस्सा। अक्सर होता है लोग पूछते हैं कि बहनों का आप जिक्र नहीं करते, क्या बहन का हिस्सा नहीं होता है? तो बहन का हिस्सा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बहन को भी बराबर हिस्सा होता है। ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, हिस्सा होता है। लेकिन देते कितने लोग हैं और लेती कितनी बहन, तो इसीलिए जिक्र कम किया जाता है। लोगों को पता भी है इस चीज़ों का। सिर्फ बहन का जब शादी हो जाता, वो अपने घर चली जाती है, तो बहुत सारी बहन खुद प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने नहीं आती है, अपने भाइयों से नहीं मांगती है, भाई आपस में ही बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि अगर वो लेना चाहे, अगर वो क्लेम करे, आपसे लेना चाहे, आप नहीं देंगे, अगर कोर्ट चली गई, तो आपको देना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में बंटवारा करके बराबर हिस्सेदारी देना पड़ेगा। मतलब कि 2 बहन है, 4 भाई है, तो 6 हिस्से में बंटवारा करना पड़ेगा। अगर 1 बहन है, 2 भाई है, तो 3 हिस्से में बंटवारा करना पड़ेगा। मतलब भाइयों में जितना हिस्सा आएगा उतना बहनों में भी हिस्सा आएगा। तो ये तो हुआ हिस्सेदारी की बात। अब फिर आ जाते हैं कि पंचनामा बंटवारा कैसे करें। अगर लेना चाहे बहन तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो भाइयों में ही कैसे करें। तो आपको करना क्या है कि गाँव में आप एक पंचायती करें। पंचायती जानते हैं कि पंच होते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग आते हैं, पंच आते हैं, पंचायती करते हैं। उसमें अब कोशिश करें। पहले तो होता क्या था कि लोग आपस में बैठ के 4-5 लोग एक पंचनामा का पेपर बनवा लेते थे। ये पंचनामा का पेपर बन गया, जितने लोग हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भाई हैं, सबका अलग अलग पेपर बन जाता था। और उसमें 4-5 लोग, 7 लोग साइन कर लेते थे गवाह के तौर पर, पहचान के तौर पर साइन कर देते थे। सभी का बंटवारा हो जाता था। लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अपना रहने लगते थे, या फिर अपना खेती करने लगते थे, कुछ भी करने लगते थे। विवाद कहाँ होता है वो तो पेपर बन गया, ठीक है, आप अपने रहने भी लगे। लेकिन जो उसमें गवाह बना, पहचान बना, जिन लोगों ने पंचायती की, होता क्या है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद वो लोग नहीं रहते हैं इस दुनिया में, और उस पेपर के आधार पर आपका कुछ नहीं होता है। जो उस ज़मीन का जमाबंदी रहता है, उस ज़मीन का सरकारी दस्तावेज रहता है, जो रसीद कटता रहता है, वो उसी के नाम पर कटता रहता है, आपके दादा के नाम पे ही, परदादा के नाम पे ही, जिसके नाम से रहता है। ये तो यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए पेपर बन जाता है, आपको कब्जा भी मिल जाता है, आप लोग अपने यूज में भी ले आते हैं। लेकिन 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जब बीतता है तो पता चलता है दादा परदादा के नाम से रसीद कट रहा है, तो फिर यहाँ आपस में झंझट होने लगता है, क्योंकि पर्सनल नाम से तो होता नहीं, वो तो पेपर गाँव में ही बन गया। लेकिन अपने अपने नाम से आप लोगों ने जमाबंदी नहीं करा, क्योंकि उस पेपर पर जमाबंदी होगा भी नहीं, होता भी नहीं। लेकिन पंचनामा के ही किस पेपर पर जमाबंदी होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो उस पेपर पर जमाबंदी नहीं होता था। बाद में क्या होता था, आपका पोता है, परपोता है, वो लोग फिर कहता था फिर से बंटवारा हो गया, क्योंकि इस पेपर का तो वैल्यू है नहीं। इसमें जो गवाह बना, पहचान बना, पंचायती किया, वो लोग तो है भी नहीं जो गवाही देने आएंगे या फिर कुछ बोलने आएंगे। तो फिर से होता था, विवाद होता है, लोग कोर्ट चले जाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, जबकि उतना का ज़मीन भी नहीं होता है कभी कभी। तो आपको करना क्या है कि पंचायती जब आप करेंगे बंटवारा के लिए, जो पंचायती करेंगे आपस में, तो उसमें आप अपने पंचायत के सरपंच को जरूर बुलाएं। हर पंचायत में सरपंच होता है, तो सरपंच को आपको बुलाना है। सरपंच आएंगे तो सरपंच अथोराइज पर्सन होता है सरकार की तरफ से,
सिग्नेचर करने के लिए, मोहर करने के लिए, किसी चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए, ज़मीन से प्रॉपर्टी से संबंधित अगर छोटा मोटा विवाद है तो उसका हल करने के लिए उसको पावर होता है, अधिकार होता है। तो आप सरपंच को जरूर उस पंचायती में बुला लें। और वहाँ पे जैसे जैसे आप बंटवारा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन लोग ले रहे हैं, आप भाइयों में या फिर चाचाओं में जितना जितना सबको हिस्सा पड़ा, सब क्लियर तो आप कर लिए। उस हिसाब से सभी का अलग अलग पेपर बनवा दें, किसको कहाँ पे ज़मीन पड़ा, किसका कहाँ पे ज़मीन पड़ा। और इसमें सबसे खास बात मैं बताने जा रहा हूँ जो कभी विवाद नहीं होगा, जो ज़मीन का पेपर बनाएंगे जहाँ जहाँ आप लिए, किसको कहाँ खेती करने के लिए मिला, किसको कहाँ घर बनाने के लिए मिला, किसका क्या हिस्सा, चाहे थोड़ा बहुत ही जो हिस्सा आ रहा है, चौहद्दी जरूर डालें सब में। बात समझ रहे? चौहद्दी आप समझते हैं? चौहद्दी होता क्या है कि जो ज़मीन का टुकड़ा आपको मिला, उस ज़मीन के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन है, जरूर आप चौहद्दी बना लें, मतलब लिख लें। इससे क्या होता है, आपका ज़मीन सॉलिड होता है कि ये ज़मीन मेरा है, इधर इसका है, इधर इसका है, इधर इसका है, क्लियर होता है कि यही टुकड़ा मेरा है। तो चौहद्दी सभी ज़मीन में, सभी लोगों का जितना पेपर बनेगा, जितने हिस्सेदार है, कोशिश करें सबका पेपर अलग अलग बने, सबका पेपर अलग अलग बनेगा और सभी में चौहद्दी भी डलेगा, सभी में चौहद्दी डलेगा। और उसमें से 4 से 5 लोग गवाह के तौर पर सिग्नेचर करेंगे, सभी पेपर पर 4-5 लोग गवाह के तौर पर सिग्नेचर करेंगे। कोशिश करें, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 4-5 लोग तो आप सिग्नेचर कराएं। उसके बाद सरपंच से उसे सर्टिफाइड करा लें, मतलब सरपंच भी अपना सिग्नेचर करेगा, सरपंच भी मुहर करेगा उस पर। अब बाकी जो सहमति देने के लिए जितने लोग हिस्सेदार हैं, तो बाकी का साइन तो सब पे रहेगा ही रहेगा, ये तो रहता ही। बाकी सारा मैटर सरपंच लिख देंगे कि ऐसे ऐसे बंटवारा हुआ है, किसका हिस्सा कहाँ है, चौहद्दी के साथ रहेगा, कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि इससे अपने अपने नाम कैसे होगा, तो अपने अपने नाम आपको कराना भी है, नहीं कराएंगे तो फिर ये कराने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब कोर्ट ने इसे मान्यता दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दे दिया है कि पंचायत द्वारा किया गया बंटवारा अब मान्य होगा। मान्य कब होगा, किस परिस्थिति में मान्य होगा, जब आप अपने अपने नाम से करा चुके होंगे। तो आपको करना क्या है कि जब अपने अपने नाम से पेपर मिल जाएगा तो वो पेपर लेके आपको अपने तहसील में जाना है। अगर तहसील नहीं जा सकते हैं तो आपके एरिया में कर्मचारी होता है, राजस्व कर्मचारी, जो ज़मीन का रसीद काटता है, जानते होंगे, ज़मीन का रसीद काटता है, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं, कहीं कहीं पटवारी बोला जाता है, कहीं कहीं राजस्व या हल्का कर्मचारी बोला जाता है। तो उनके पास आप जाएंगे और उन्हें ये पेपर सौंपेंगे, ये पेपर सौंपेंगे जो पेपर आपको बंटवारा करके मिला। इसमें खास बात यह है, आपको आप कहेंगे कि अकेले कैसे होगा, तो इसमें आप अकेले भी जा सकते हैं। इसमें सभी हिस्सेदार को जाना जरूरी नहीं है। जो पेपर आपको मिला तो अपने हिस्सा को अपने नाम से आप कराने के लिए वहाँ पे जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपसे वंशावली मांगा जाएगा, क्योंकि सारे हिस्सेदार तो वहाँ गए नहीं, आपको पेपर भी बन गया, लेकिन वंशावली इसलिए मांगा जाएगा कि उस वंशावली में ये लिखा रहेगा कि आप उस हिस्सेदार में आप भी हैं, उनका रिश्तेदार है या फिर उनका भाई है, उनका चाचा है, जो भी है उसमें का उसका वंश आप भी है, तभी तो आपको हिस्सा क्लियर होगा। तो आपको एक वंशावली भी फिर बनवाना पड़ेगा। तो जाने से पहले आप करेंगे वंशावली भी बनवा ले, दोनों पेपर साथ लेकर जाएंगे तो आसानी से आपको काम हो जाएगा। तो एक वंशावली उसी सरपंच से बनवा ले या अपने पंचायत के मुखिया से बनवा ले, प्रधान से बनवा ले, वो अपने लेटर हेड पर वंशावली बनाते हैं। वंशावली में ज़मीन का कोई जिक्र नहीं होता, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि वंशावली में ज़मीन से कुछ मतलब नहीं है। वंशावली इसलिए बनता है कि वंशावली में ये चीज़ होता है, वंशावली में ये चीज़ होता है कि ये जिसका ज़मीन है, जिसके नाम से आपका दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उससे ये साबित होता है कि इसके वंश में है, आप इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, इनके जो भी भतीजे हैं, या फिर आप कौन हैं, इनके मतलब अगला पीढ़ी में कौन आते हैं आप, जो भी हो। वंशावली इसलिए बनता है कि साबित हो कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सेदार आप भी हैं, इसलिए वंशावली बनता है कि उसका रिश्ता में आप कौन लगते हैं। तो वही सब बना दिया जाता है कि ये दादा हुआ, इनके 2 बेटे ये हुए, इनके 4 बेटे ये हुए, बाई नेम बना दिया जाता है। तो सरपंच, मुखिया या फिर प्रधान कोई भी बना देगा तो वंशावली मान्य। तो वंशावली और पंचनामा का पेपर लेकर आप जाएंगे तहसील में या फिर राजस्व कर्मचारी या पटवारी के पास, उनको सारी बात बताएंगे, वहाँ पे आप आवेदन करेंगे, देंगे उनको, तो वो आपके नाम से उतना हिस्सा जो चौहद्दी के साथ बना रहेगा उतना हिस्सा मोटेशन की प्रक्रिया में लगा देंगे। 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, मोटेशन करके उतना ज़मीन आपके नाम से जमाबंदी करके आपके नाम से रसीद काट के दे दिया जाएगा। फिर हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए ख़त्म हो जाएगा बता रहा हूँ कि अगर ये काम नहीं कराते हैं, सिर्फ पंचनामा बंटवारा करा लेते हैं, अलग अलग पेपर भी बनवा लेते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, तो मान लिया जाए कि ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, अब 4 भाई है, 4 भाग में बंटवारा हो गया, सभी का बंटवारा हो गया। अब होता क्या है कि ये बंटवारा तो ऐसे हो गया, अब होता क्या है कि खेती का ज़मीन है, कल होकर पता चलता है कि यहाँ से रास्ता निकल गया, सड़क निकल गया, तो होगा क्या कि 2 भाइयों के तो रोड साइड ज़मीन हो जाएगा, 2 भाइयों को पीछे पड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बाद में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि ये महंगी ज़मीन हो जाएगी और ये सस्ता रहेगा। तो वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा रोड साइड हो गया, फिर से बंटवारा होगा, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन
आप जब जमाबंदी अपने नाम से करा लिए रहेंगे, अपने नाम से रसीद कट जाएगी, ज़मीन आपके नाम से रसीद भी कटता रहेगा, मामला पुराना हो गया रहेगा, तो ये बातें नहीं होगी, ये मान्य नहीं होगा। सबका नसीब अपना अपना है, किसी का महंगा हो जाए सस्ता हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आप बंटवारा में देखेंगे अक्सर ऐसा होता है, बंटवारा में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि ये ज़मीन है, ऐसे ज़मीन है, अब क्या हुआ कि बंटवारा होता है, लोग ऐसे एक रास्ता निकाल लिए, ऐसे करके बंटवारा कर लिए, 3 भाई है, 3 बंदे में बंटवारा कर लिए, तीनों में बंटवारा कर लिए, रास्ता निकल गया, मान लीजिए ये मेन रोड है। अब होता क्या है कि उस समय तो बंटवारा करके लोग घर भी बना लेते हैं। अब ये जो रोड में जिसका ज़मीन आया, इसका ज़मीन करोड़ों में हो जाता है, इसका लाखों में रहता है, इसका उससे भी कम थोड़ा रेट रहता है। अब होता क्या है, ये तो गली का रास्ता रहता है, मेन रोड ये रहता है, तो मेन रोड में जिसका हिस्सा आ जाता है उसका बहुत महंगा हो जाता है, और उसके बीच वाला का कम रहता है, उससे और भी कम पीछे वाला का होता है। तो ये गली का रास्ता हुआ, ये मेन रोड हुआ। अब उस समय तो बंटवारा कर लेते हैं, सहमति से बंटवारा भी कर लेते हैं, पंचनामा। लेकिन अगर अपने अपने नाम से नहीं कराते हैं तो चलो तीनों भाई में अच्छा सहमति है, कभी विवाद भी नहीं हुआ। लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं, उनका जो बेटा पोता होगा, उनके जो बच्चे होंगे, वो बाद में जब देखेंगे पेपर तो देखेंगे मेरे दादा के नाम से ही चल रहा है, जमाबंदी मेरे दादा के नाम से है, रसीद भी मेरे दादा के नाम से है, तो बंटवारा तो वैलिड होगा ही नहीं। फिर से बंटवारा वो कराएंगे, बोलेंगे कि भाई फिर से बंटवारा करो, क्योंकि ज़मीन का सभी का कीमत अलग अलग है। अब सब में सबको चाहिए, ऐसे हिसाब से चाहिए कि सबको बराबरी बराबरी कीमत का ज़मीन चाहिए, तो उस समय आपको विवाद काफ़ी झेलना पड़ेगा। लेकिन अपने अपने नाम से आप जमाबंदी करा लिए रहेंगे, जो मैंने बताया आपको, तो रसीद जब कट गया रहेगा, सबका चौहद्दी के साथ रसीद कटा रहेगा कि चारों तरफ किसका ज़मीन है, तो ये आपका पुख्ता हो जाएगा। अगर वो कोर्ट जाता भी है बंटवारा के लिए, फिर से पार्टीशन सूट दायर करता है, कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट इसमें से कोई एक दायर करता है, 15 साल बाद 20 साल बाद बेटा परपोता, तो वो केस एक्सेप्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन उसको 5-10 साल लड़ने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा, वो विफल रहेगा, वो बिल्कुल विफल रहेगा, क्योंकि बंटवारा फिर से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्टिफाइड बंटवारा था, और बंटवारा के बाद मोटेशन भी हुआ, दाखिल खारिज भी हुआ, रसीद भी कट रहा है 10-15 साल से, इतना दिन कोई आपत्ति नहीं हुआ। लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद उनके बच्चे आपत्ति करने का क्या वजह हो सकता है? इसीलिए ये मान्य नहीं होता है। ये देखा जाता है कि लालच में आकर ऐसा कर रहा है, या फिर अगले को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, या फिर बंदा आवेश में आके कर रहा है, कुछ न कुछ दूसरा कारण है। ये ज़मीनी मैटर नहीं है, क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ तो उनके दादा परदादा या फिर पिताजी सब सहमत थे। लेकिन आज क्या हो गया, सिर्फ रास्ता निकल गया या फिर महंगा हो गया, तो 12 साल 15 साल 20 साल बाद एक्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो केस चलेगा, लड़ेगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके ज़मीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि बंटवारा कर लिया, पंचनामा स्टाम्प पर भी बनवा लेते हैं, कभी कभी पेपर, कभी सरपंच के लेटर हेड पर भी बनवा लेते हैं, कभी कभी तो सादा पेपर पर रेवेन्यू स्टाम्प डाल के लोग बंटवारा कर लेते हैं आपस में कि ये तुम्हारा ज़मीन, ये तुम्हारा ज़मीन, ये तुम्हारा ज़मीन, ये तुम्हारा ज़मीन, चाचा भतीजा सब भाई भाई सब बंटवारा कर लेते हैं। सभी के पास कागज आता है, सभी कब्जा भी कर लेते हैं, घर भी बना लेते हैं। 10-20 साल बाद ऐसा कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो आगे ज़मीन पड़ गया था, वो ज़मीन तो काफ़ी महंगा हो गया, मेरा पीछे है, रास्ता का भी दिक्कत है, ऊपर से मेरा ज़मीन भी सस्ता है। भले ही उसको ज़्यादा हिस्सा मिला हो, लेकिन लालच होता है कि भाई रोड साइड मेरा भी रहना चाहिए, तो वो कह सकता है बंदा, और गलत नहीं होगा अपने जगह, वो कह सकता है, क्योंकि ये मौखिक बंटवारा एक तरह से माना जाएगा। क्योंकि 5-10 लोग मिलकर बंटवारा किया और लिखित में उसे मोटेशन कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई उसका सरपंच था और ना ही आपने उसका मोटेशन कराया, ना ही वहाँ से रसीद कटा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे भी सिंपल कागज़ पर मोटेशन नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया सिंपल कागज़ पर मोटेशन नहीं होगा। सरपंच जो अपने लेटर हेड पर बना के देगा उस पर मोटेशन हो सकता है, सरपंच जो बना के देगा, साथ में वंशावली बना के देगा, उस पर मोटेशन आपको हो जाएगा। आपको तहसील दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोर्ट से जाकर रजिस्टर्ड बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करके केस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये काम कर सकते हैं आसानी से। पंचनामा भी वैलिड है, अब पंचनामा वैलिड है, लेकिन सर्टिफाइड होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि सरपंच जो लिख के आपको देगा, इसीलिए हर पंचायत में अब सरपंच, पंचायती राज लागू हो गया हुआ है, हर पंचायत में सरपंच होता है, और वहाँ से जो आपको बना के देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि आपस में ऐसे ही भाइयों में बंटवारा नहीं कर लो, बाद में घातक हो जाएगा। उस समय सहमति कर लिए, बाद में घातक हो जाएगा। आप सरपंच द्वारा बंटवारा कर ले और एक वंशावली बनवा ले उन्हीं से, और जाकर उसे मोटेशन करा ले। मतलब ये जरूरी नहीं कि उसी समय करा ले, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब जब तक सहमति है करा ही ले। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कर रहा है, पता चलेगा उसमें का कोई गवाह भी नहीं है, उसमें का कोई पहचान भी नहीं है, जो पंचायती कर रहा है उसमें से भी कुछ लोग चलेगा, तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो गवाही देने कौन जाएगा, जब उसमें का बंदा कोई रहेगा ही नहीं जीवित। अगर 1-2 जीवित भी रहेगा तो वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा गवाही देने के लिए, तो ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसी समय करा लेते हैं, उस समय गवाही की कोई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो गवाह है उस पेपर के आधार पर ही हो जाता है। गवाह को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तहसील में, पटवारी के पास, कर्मचारी के पास, इन सभी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो एक बार और मैं बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि आप क्या लेना है आपको पंचनामा लेना है। पंचनामा कौन सा? जो सरपंच द्वारा जो बनेगा, सरपंच बनाएगा, जिसमें 4-5 गवाह रहेगा। दूसरा वंशावली, जो आपका वंश साबित करेगा, वंशावली बनवाना है जो वंश साबित करेगा। ये सरपंच ही बना के देगा, मुखिया भी बना सकता है, प्रधान भी बना सकता है, किसी से बनवा सकता है, वो आराम से बना देगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो आपके पंचायत का प्रतिनिधि है, वो सब जानता है आपके बारे में, आप बताएंगे वो बना देगा आपको। और ये दोनों पेपर लेकर ही आपको जाना है। वहाँ पर आपको वोटर ID या आधार का कॉपी मांगा जाएगा, खाली देखने के लिए, ID देखने के लिए वहाँ पे फोटो कॉपी लगेगा। और ये तीनों पेपर के आधार पर आपको मोटेशन कर दिया जाएगा। चूँकि पैतृक संपत्ति, पूर्वज की संपत्ति या फिर ज्वाइंट फैमिली का प्रॉपर्टी जो साथ में आपने अर्जित किया है, इन दोनों प्रॉपर्टी का इसी प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। सिर्फ पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है, जैसे 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई, 5 भाई है और साथ में मिल के आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, उसका भी इसी प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। और इसके आगे का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ कि रजिस्टर्ड भी कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्री कार्यालय से कैसे कर सकते हैं, तहसील से कैसे कर सकते हैं। ये सब वीडियो तो पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें भी पूरा विस्तार से बताया हूँ कि पंचनामा का कैसे होगा, आपको तहसील से कैसे होगा और आप रजिस्ट्री से कैसे कराएंगे। तीनों तरीका उसमें बताया हुआ हूँ, तो आप वहाँ भी जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो पंचनामा भी अब वैलिड हो गया, पहले वैलिड नहीं था, पंचनामा भी अब वैलिड हो गया। लेकिन वो पंचनामा वैलिड नहीं है जो मैंने बताया आपको। जो पंचनामा आप आपस में पेपर में बना लेते हैं बिना चौहद्दी का, बिना सरपंच के सर्टिफाइड किए हुए, तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैंने जो तरीका बताया उस तरीका से कराते हैं तो उस पर मोटेशन आपको 100% हो जाएगा, उस पर आपका दाखिल खारिज 100% हो जाएगा, आपके नाम से अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा जो आपका हिस्सा है। और उसके बाद कोई भाई कहीं रहे, अलग अलग रहे, कहीं कमाए खाए, कहीं जाए, उससे कोई मतलब आपको नहीं रहेगा। बंटवारा का टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में सारा चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, आधा अधूरा रहा होगा, तो फिर से ज़रूर एक बार वीडियो रिपीट देख लें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। इसी तरह नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।